नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीश भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना। ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, बॉलीवुड की बात होगी, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन करके वहां बताया, एक साइड आपको लैटरल एंट्री से मारते हैं, दूसरे साइड कॉन्ट्रैक्टर। तो मतलब नीचे देखो वहां पिटाई हो रही है, ऊपर देखो वहां पिटाई हो रही है, साइड देखो वहां पिटाई हो रही है, मतलब जहां भी देखो। और 90% आपकी आबादी है। अब अगर आपकी 10% होती तो कोई कह सकता हाँ भैया 10% आबादी है, ठीक है, पर 90% आबादी आपके बिना देश नहीं चल सकता। उन्होंने बताया कि किस तरह से 90% लोग वंचित हैं हर फील्ड में और 10% लोगों ने कब्जा कर रखा है। और उन्होंने उसमें 3 एग्जाम्पल दिए, 3 बातें बड़ी कही हैं जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहली बात उन्होंने कही कि संविधान को सुरक्षित रखना है तो संविधान को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। संविधान तब तक नहीं बचेगा जब तक आप नहीं बचाओगे। मतलब वही जो पहले योगेंद्र यादव कहा करते थे कि, और कई नेताओं ने कहा है इंडी गठबंधन के, कि संविधान सड़कों पे आके ही सुरक्षित रखा जा सकता है। इस तरह की जो आइडियोलॉजी ये लोग फैला रहे हैं। और इस पर सबसे अच्छा जवाब उनको दिया शहजाद पूनावाला जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि ये संविधान की बात करना राहुल गांधी के लिए वैसे ही बात करना है जैसे एक शैतान गीता, कुरान और बाइबल की बात करता हो। एक शैतान शहजाद पूनावाला की तरफ से आया, उनको सुन लीजिए। इस परिवार की रगों में संविधान को कुचलकर इमरजेंसी का डीएनए वाला खून दौड़ रहा हो, जिस परिवार की रगों में इंडिया के ऊपर इंदिरा को रखकर इंदिरा इज इंडिया कहने का नवाबशाही मानसिकता का रिवाज और खून दौड़ रहा हो, जब आज वो संविधान की कॉपी लेकर और लोकतंत्र के गुण गिनाने पर लग जाए, तो बताइए मोदी है तो मुमकिन है। पर एक बात राहुल जी बता दीजिए, केवल हाथ में संविधान पकड़िएगा या दिल में भी उतारिएगा? आपने ये जो फैमिली फर्स्ट वाला मॉडल अपनाया है जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, अब्दुल्ला एंड सन्स के साथ जो गठबंधन किया है, जिसमें फैमिली अबाव नेशन, फैमिली अबाव पीपल, फैमिली अबाव संविधान रखा है, जरा एक बार बता दीजिए आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स 370 लागू करना चाहते हैं। इसका मतलब जब तक 370 लागू था जम्मू कश्मीर में संविधान लागू नहीं था। आप तो संविधान बचाना चाहते हैं ना। तो बताइए ये फैमिली एंड फ्रेंड मॉडल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसका खंडन करिएगा। और जो आरक्षण रिजर्वेशन की बात करते हैं, 370 और 35 को लात मारने के बाद पहली बार तो आरक्षण के अधिकार बकरवाल, गुर्जर, एससी समाज को, वाल्मीकि समाज को जम्मू कश्मीर में मिले। आपके फैमिली एंड फ्रेंड मॉडल में नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है आरक्षण हटा दिया जाए, 370 लागू कर दिया जाए। एक बार तनिक इसका खंडन कीजिए। जिनका मॉडल परिवारवाद का हो, नवाबशाही का हो, इंडिया इज इंदिरा का हो, उनके मुंह से लोकतंत्र और संविधान की बात, मतलब शैतान जो है वो स्क्रिप्चर्स और शैतान जो है कुरान और गीता का पाठ पढ़ा रहा है, ऐसे लगता है। दूसरी बात जो राहुल गांधी ने कही कि 90% जो स्किल्ड लोग हैं उनकी पूछ नहीं हो रही है, जबकि 10% लोग कब्जा किए हुए बैठे हैं। तो इसमें सबसे अच्छे तरह से जो जवाब इसका दिया गया वो कपिल मिश्रा द्वारा दिया गया, जिन्होंने बताया किस तरह से भारत में स्किल्ड लेबर पर एक वर्ग विशेष का, इस्लामिस्ट का या मुसलमानों का कब्जा होता जा रहा है। चाहे नाई का काम हो, धोबी का काम हो, मोची का काम हो, पंचर हो, जो भी स्किल्ड काम है ये, और इस पर एक तरफा उनका एकाधिपत्य होता जा रहा है पूरे देश में। इस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। एक बार कपिल मिश्रा को बात करें, अर्थव्यवस्था की और रोजगार की बात करें, लेकिन आप इसमें यह बात करना भूल जाए कि स्किल का सारा काम है किसके पास। ये बात अगर नहीं की जाएगी
हम तो आप और हम तो आरक्षण के नाम पे लड़ रहे हैं, जातियों के नाम पे। जब सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं उसके बाद एक रहता है तेरे पे आरक्षण है, मेरे पे नहीं है, तेरे पे ज्यादा है, मेरे पे कम है, तेरे पे क्रीमी लेयर है, एक दूसरे पे लड़ रहे हैं। दंगे की भी तैयारी है, लेकिन असली कमाई, असली धंधा जहां पर है वो तो किसी और के पास जा रहे हैं। उधर तो कोई नहीं बोल रहा दलित को कितना मिला, आदिवासी को कितना मिला। मैं आपसे पूछता हूं, अभी आप जोमेटो से डिलीवरी ऑर्डर कर लो, 10 में से 8 बार कौन आएगा? तो उधर कितने दलित आए, कितने आदिवासी आए, कितने ओबीसी आए? बेकरी की दुकान में पहुंचो, बेकरी का सामान कौन बना रहा है? कितने दलित बना रहे हैं, कितने आदिवासी बना रहे हैं, कितने ओबीसी बना रहे हैं? एग्रीकल्चर की बात हुई, फल की सप्लाई किसके पास है, सब्जी की सप्लाई किसके पास है, मीट की सप्लाई किसके पास है? प्लम्बर का काम, एसी का काम, पंचर का काम, रिपेयर का काम, नाई का काम, दर्जी का काम किसके पास है? किसी ओबीसी के पास है क्या? दलित के पास है क्या? आदिवासी के पास है क्या? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संख्या के अनुसार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं ये कहता हूं, ये जो जनगणना की, जाति की, जाति की, इसकी उसकी गिनती की बात कर रहे हैं, पहले स्किल के कामों में लगे हुए लोगों की गिनती करो और बताओ किस समाज का कितना हिस्सा है उसके पास। अगर इस देश की संसद में देश के बहुसंख्यक समाज को जातियों के आधार पर तोड़ने की खुलेआम बातें होने लगे, तब ये पूछना आवश्यक है कि आप एक ही समाज की जाति क्यों गिन रहे हो, बाकियों की जाति कौन गिनेगा? तो आपने सुन ही लिया कि किस तरह से कपिल मिश्रा जी बता रहे हैं कि इस देश को, हिंदुओं को खास करके लड़ाने के लिए कितना भारी षड्यंत्र ये विपक्षी पार्टियों द्वारा, खासकर राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं, ये कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाए तो बहुत सत्य बात है। तीसरी जो बड़ी बात राहुल गांधी जी ने करी, उन्होंने कहा कि मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया में कोई भी दलित, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। 90% वालों को प्रतिनिधित्व नहीं है, 10% वाले ही हैं। जबकि इनको पता नहीं कौन आदमी ब्रीफ करता है, किस तरह से ये इस तरह के स्टेटमेंट दे देते हैं कि मिस इंडिया कंपटीशन में बहुत सारी मुसलमान महिलाएं, नफीसा अली, जिनसे तो राहुल गांधी खूब जान पहचान भी होगी, भूल गए होंगे कि ये मिस इंडिया भी हैं। नफीसा अली के बाद जोया अफरोज़ जो अभी 2013 में ही मिस इंडिया बनी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ये जो आदिवासी, दलित और ये पिछड़ा वर्ग की बात करती हैं, उसमें से बहुत सारे नाम, मंजीत बरार, गुल पलाग, नवनीत कौर ढिल्लो, ऐसी मतलब 20 नाम मिल जाएंगे आपको जो भारतवर्ष में मिस इंडिया बनी, जिनका जाति कोई नहीं पूछता। अभी 2022 में एक आदिवासी लड़की, छत्तीसगढ़ की मिस रिया एका, ये 2022 में बनी है अभी। लेकिन ये इनको पढ़ने लिखने से तो कोई मतलब है नहीं, सिर्फ इस देश को जातियों में बांटकर इसका वोट ले लेना और सत्ता प्राप्त कर लेना एकमात्र उद्देश्य है राहुल गांधी जी का। इनके पूर्वजों ने भारतवर्ष के टुकड़े कराए धर्म के आधार पर। इस्लामिस्टों को, कट्टरपंथियों को 2 देश दे दिया इनके पूर्वजों ने नेहरू के समय 1947 में, आपको पता है। ये व्यक्ति भारत को विभाजित करना चाहता है जातियों के नाम पर, और इसमें बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं जो इस देश को कमजोर करने, इस देश को टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर इतने ही ईमानदार और इतने ही शुभचिंतक हैं, ओबीसी, पिछड़े, अति दलित, इन सबके अगर इतने शुभचिंतक हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के, तो इनके भी करोड़ों के शेयर्स हैं मार्केट में। क्यों नहीं अपने घर से ही शुरू करते हैं, अपने पास से शुरू करो ना, आप इनको बांटो तो सही। कंपनियों में जब इनसे पूछा गया कि क्या आपकी सरकार आएगी या आप क्या कंपनियों को, सारी प्राइवेट कंपनी जितनी हैं इनको नेशनलाइज कर दोगे, तो ये आदमी नेशनलाइज का मतलब ही नहीं समझ पाया। ये पीछे पूछ रहे हैं, उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। क्या करना चाहते हैं राहुल गांधी? अगर इतना ही इनको इतना फिक्रमंद है SC, ST, OBC और सब लोग इनके लिए, अगर इतने ही समझदार हैं तो अपने काम से, अपने ही डिविडेंड, अपने ही जो इनके शेयर्स हैं उसको क्यों नहीं बांटते गरीबों में? या इनके जीजा जी हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति लेके बैठे हुए हैं, क्यों नहीं बांटते? इनके देश के निवर्तमान अध्यक्ष, इनके पास अरबों की संपत्ति है, ये क्यों, ये तो दलित हैं, ये क्यों नहीं अपना बांटते दलित भाइयों में?
इस तरह का नैरेटिव सेट करके राहुल गांधी कौन सी राजनीति कर रहे हैं, इस देश के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, इसको समझना और जानना ये जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप समझें कि किस तरह से हिंदुओं को विभक्त करके पॉलिटिक्स, मतलब हिंदुओं को जातियों में बांट दो और कुछ जातियों का वोट लेके, मुसलमान आपके साथ हैं, लेके और सत्ता में आ जाओ और फिर वही काम करो, लूट खसोट। और ये इनका सबसे बड़ा डर, इनके जो करप्शन के चार्जेस सब निकल के आ रहे हैं, ये यहाँ तक कि करप्शन के चार्जेस निकल के आ रहे हैं कि ये बहुत सारे एंटीक पीसेस भारत से एक्सपोर्ट करते थे इटली, और वहाँ पे इनकी नानी वहाँ पे ये सारा बिजनेस संभालती थी। ये अरबों खरबों की संपत्ति जो विदेशों में इन्होंने बना रखी है, उसका डिटेल आना चाहिए, इनको देना चाहिए। अगर इतने ईमानदार हैं तो ये देते क्यों नहीं है? वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं इटली की, जॉर्जिया मेलोना, उन्होंने कहा है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, इनके नानी वाले एपिसोड को। इसीलिए ये डरे हुए हैं और इसीलिए इतनी बौखलाहट में ये दुनिया भर की कुछ भी बकवासबाजी। आप सोच सकते हैं, आज एक आदमी जो नेता प्रतिपक्ष है वो खड़ा होकर जातियों में बंटने के लिए और एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम खुलकर कर रहा है। इसका कोई परिणाम नहीं आएगा। जनता हमारी बहुत समझदार है, उनको समझ है कि क्या कर रहे हैं ये, किस तरह से बौखलाहट है इनको सत्ता में आने की। लेकिन इस तरह का कार्य भी देशद्रोह में ही आना चाहिए। ये राष्ट्रद्रोह है। ये किसी भी तरह से किसी आतंकवादी वाली जो वारदातें होती हैं या वो सोच जो होती है, उसी लेवल का दुष्कृत्य है ये राहुल गांधी का। आज की वीडियो बस इतनी ही। वंदे मातरम। जय हिंद बंधुओं। नमस्कार।